बात मुझे करनी है आपके तीसरे टॉपिक पे, ह्यूमन राइट एंड विमेन प्रॉब्लम एंड प्रॉस्पेक्ट। अगर इसे हिंदी में कहें तो महिला, मानवाधिकार और समस्याएं क्या है महिलाओं की। जब मैं ये बात आपसे कर रहा हूं तो कुछ दिन पहले वैश्विक एक मुद्दा था कि जापान की राजकुमारी ने अपना विवाह किया सामान्य आदमी से और उसको अपना सारा स्टेटस छोड़ना पड़ा जो उसे राजकुमारी के रूप में प्राप्त था। एक सामान्य एक कमरे के फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा। दूसरा, जब मैं ये बात कर रहा हूं आपसे महिला और मानवाधिकार की, तब याजिद महिलाओं के साथ घोर अमानवीयता बरता गया ISIS के द्वारा। घोर अमानवीयता, आप उसका कल्पना नहीं कर सकते, मतलब आपके सोच कल्पना से बाहर है, इमेजिनेशन से बाहर है। इसी समय एक जिहादी दुल्हन का केस है ब्रिटेन में। लड़की जो 16-17 साल की थी, फैसिनेट हुई ISIS से और वहां चले गए, जिहादियों के बीच में रही। भारत में एक लड़की है केरल की जो अफगानिस्तान में है, वो ISIS का जो भारतीय मॉडल है उसमें गई थी, अब वो वापस आना चाहती है, उसकी मां लड़ रही है। तो दो तरह के मुद्दे हैं। एक आतंकवाद से पीड़ित बहुत सारी महिलाएं हैं और एक जो आधुनिक जगत, मॉडर्न सोसाइटी, उस सोसाइटी में एक महिला शादी करती है और उसका परिस्थिति बदल जाता है। 70 साल से अपने देश में एक राज्य में महिलाओं को बहुत सारा अधिकार नहीं था। तो महिला और मानवाधिकार का जो संबंध है, मानवाधिकार बेसिकली मैं जब आपसे पहला क्लास डिस्कस कर रहा था तब बताया था कि मानवाधिकार की उस घोषणा इसलिए नहीं हुई कि जो सत्ताएं थी, जो सत्ता था यूरोप का, वो किसी को अधिकार देना चाहता था, सिर्फ वो वैधता प्राप्त करना चाहता था, सिर्फ वो अपनी वैलिडिटी चाहता था कि मेरी सत्ता वैलिड कैसे हो। और आप महिला मानवाधिकारों का जब वो कन्वेंशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये हुआ क्या। ठीक है, अब PPT है नहीं मेरे पास, मेरी मजबूरी ये है, मैं शेयर करूंगा, आप देखिएगा। यूरोप में पूरा महिला मानवाधिकार का विमर्श 3 केंद्र बिंदु पे केंद्रित है। महिलाओं के बारे में संस्कृतियों में क्या सोच है, कल्चरल आपका आइडियोलॉजी क्या है महिला को लेकर, आप महिला को समझते क्या है। ठीक है, तो जो किताब से रिलेटेड रिलीजन है, कल्चर, रिलीजन भी नहीं कहते, कल्चर है, वहां पे महिला की उत्पत्ति इसलिए नहीं हुई कि वो स्वतंत्र आइडेंटिटी है, उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व है। वहां वो इसलिए आई कि पुरुष को उसकी जरूरत। और ये पूरा संघर्ष आज आप मध्य एशिया में देख सकते हैं। समझा पा रहा हूं, बात पहुंचा पा रहा हूं। जब लॉकडाउन लगा था तो अफ्रीकन सोसाइटी की महिलाओं ने प्रदर्शन किया कि लॉकडाउन खोल दो, ये आदमी बहुत परेशान किया। ठीक है, लेकिन भारत में महिलाओं ने कभी जलेबी बनाई, कभी ब्यूटी कंटेस्ट किया। ठीक है, यहां किसी ने प्रदर्शन नहीं किया। ये कल्चरल डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि भारत में महिला पुरुष की जरूरत के लिए नहीं है। भारतीय संस्कृति में महिला पुरुषों के लिए नहीं आई है या पुरुष महिलाओं के लिए नहीं आया। इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। बाकी दुनिया का जो कल्चर है वो स्त्री और पुरुष को अलग मानता है। एक स्त्री अलग वर्ग है और पुरुष अलग वर्ग है। ये प्रकृति के सिद्धांत के विपरीत है, ये लॉ ऑफ नेचर के विपरीत है। आप जितना भी प्राणी मात्र जगत में देखेंगे, नर और मादा एक साथ रहते हैं, एक झुंड में
ठीक है, नर और मादा एक झुंड में रहते हैं, उनका झुंड अलग नहीं होता है। आप पहचान भी नहीं सकते कौन नर है और कौन मादा है, जो एक्सपर्ट है वही पहचान सकते हैं। समझा पा रहे हो? पशुओं में पहचान सकते हैं, पक्षियों में, मछलियों में, सरीसृप में आप पहचान नहीं सकते। उनका पहचान भी एक दूसरे से मिला जुला है, पूरे ऑफ नेचर में है। अब इस समस्या कैसे आई कि स्त्री और पुरुष अलग हो गए, एक दूसरों के अधिकार का हनन करने लगे? तो स्वाभाविक है कि अब एक किताब आई है स्पेसिस यूरोप, ठीक है, अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे और आप अगर पुराण को पढ़ेंगे तो दोनों में कोई अंतर नहीं। भगवान के 10-12 अवतार आपको पता होंगे कि कभी कच्छप अवतार हुआ, कभी बराह अवतार हुआ, ठीक है, जब कीचड़ था तो कछुआ बना, उससे कुछ कीचड़ कम हुआ तो सुअर हुआ, ठीक है। अब अगर 10 अवतार को एनालाइज करेंगे कि धरती का जो क्रम है विकास का, उस विकास के क्रम के अनुसार ही विकसित होता है, ठीक है। जब मनुष्य आया तो उसकी अपनी जर्नी प्रारंभ हुई। उस जर्नी में एक के पास ज्यादा एनर्जी थी, एक के पास कम एनर्जी थी। महिला कम एनर्जी का मतलब ही नहीं था, एक के पास प्लस था, एक के पास माइनस था। ये दोनों मिलकर जर्नी प्रारंभ की। ऐसा नहीं हुआ कि पुरुषों का झुंड गया और महिलाओं का नहीं गया, दोनों साथ चले। उस जर्नी में आदमी चूंकि डोमिनेटिंग होता है, नेचर वाइज होता है, पशु पक्षी में होता है। उसका कारण उसका क्या है कि उसके पास मातृत्व का क्षमता है। मातृत्व जो है स्त्री को थोड़ा सहनशील बना देता है, ऑफेंसिव नहीं बनाता, ठीक है। अब जब वो जर्नी प्रारंभ हुई तो वो साथ थी। उस जर्नी में आदमी ने ताकत क्रिएट किया। उस ताकत को जो बैलेंस करना था वो रिलीजन को करना था, कल्चर को करना था, ठीक है। अब उसी से पितृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक समाज का विकास हो गया। कहीं पे पिता का सत्ता आया, कहीं पे माता का सत्ता आया। लेकिन अगर आप भारत में लौटोगे, जो सनातन कल्चर है वो कहता है या देवी सर्वभूता शक्ति रूपे निरानंद शक्ति रूपे संस्कार नमस्तत्व नमस्तत्व नमस्तत्व। संस्कृत मुझे ज्यादा आती नहीं, बड़ी मुश्किल से 8th क्लास तक पास हुआ था। इसका अर्थ है जो देवी सब प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। मतलब कि जो भी संसार में चराचर प्राणी मात्र है, जो भी संसार में चराचर प्राणी मात्र है, उसमें देवी शक्ति के रूप में विद्यमान है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हर पुरुष में, हर प्राणी में कुछ स्त्रियोचित गुण है, कुछ पुरुषोचित गुण है। कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिसमें का कोई स्त्री मन ना, कोई ऐसी स्त्री नहीं है जिसमें पुरुष का कोई कैरेक्टर ना होता है, ठीक है। ये तो चाय बनाने वाला आदमी क्यों होता? तब सिर्फ महिलाएं होती। समझा पा रहा हूं? सीमा पर लड़ने वाले लोग क्यों होते? सब पुरुष ही होते, ऐसा नहीं। जो देह में बांध के सृष्टि की 2 रचनाओं को सोचा जिन संस्कृतियों ने, एक को पुरुष देह माना, एक को महिला देह माना, और देह के इर्द गिर्द सारा उनका विकास हुआ, थॉट प्रोसेस का, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम का और लीगल सिस्टम का। तो स्वाभाविक है कि 2 देह होंगे तो संघर्ष होगा। जो भारतीय चिंतन प्रणाली रही, आप किसी को भी देखेंगे कि कोई अकेला नहीं। शंकर जी के साथ पार्वती जी, उनकी पहली मर गई तो दूसरी आई, अकेले नहीं रहे। उमा थी, उमा की मृत्यु हो गई तो पार्वती आ गई। विष्णु जी के पास लक्ष्मी जी है, ब्रह्मा जी के पास सरस्वती जी है। ये तीनों देवियां करते क्या है? ये तीनों अकेले क्यों हैं? ऊर्जा के स्रोत में अकेले क्यों नहीं है? तो ये अकेले इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों ऊर्जा मिलकर ही सृष्टि चला सकती है। आपने लोक कहानियां सुना होगा कि अगर शंकर जी ने किसी को वरदान दे दिया या श्राप दे दिया तो पार्वती जी ने उसे डायल्यूट करा दिया।
ठीक है, समझा पा रहा हूं? तो एक ये पूरा प्रक्रिया था कल्चरल की, दोनों जब एनर्जी मिलती है, जब दोनों ऊर्जा एक साथ मिलता है या मिलती है, तो वो क्या करता है कि जो निर्णय की प्रक्रिया है, भागीदारी की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को सरल बनाता है, सहज बनाता है, मानवीय बनाता है। अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं? दूसरा, अगर वो कल्चरल आप नीचे आ जाए तो राजा था, तो राजमाता थी, रानी थी, एक राजा होता था, एक राजमाता होती थी और एक रानी होती थी। किसी परिस्थिति में हो सकता है राजमाता ना हो, कि कोई ऐसी परिस्थिति हो सकता है कि रानी भी ना हो। समझा पा रहा हूं? कोई अनमैरिड राजा बन गया हो, या ऐसा व्यक्ति राजा हो जिसकी माता की मृत्यु हो चुकी हो, तो दो राजनीतिक पद सृजित किए गए, एक राजमाता का और एक राजरानी का, ताकि कभी खाली ना हो, आदमी सिर्फ ना हो, दोनों ना हो। क्यों? क्योंकि उस ऊर्जा के, उस निर्णय की प्रक्रिया के भागीदार। आपने जितने भी कथाएं सुनी होंगी, लोक कथाएं, जितना भी पूजा पाठ आपने देखा होगा, कोई भी पूजा पाठ आप बिना जोड़े के कर ही नहीं सकते। कर सकते? नहीं कर सकते, स्वीकार ही नहीं। मतलब ईश्वर भी स्त्री पुरुष को अगर अलग अलग है तो उसको मान्यता कल्चर वाइज नहीं है। अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं? ये अवधारणा यूरोप के थॉट में नहीं, ये अवधारणा यूरोप के थॉट में नहीं, यूरोपियन थॉट में ये समस्या है। अब जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, 2-3 और बात करना चाहता था कि बहुत समय के बाद आज कमला हैरिस और यूरोप में कुछ महिलाएं जो हैं, कमला हैरिस के पास अभी थोड़े समय के लिए प्रेसिडेंट का पावर आया था, 1787 से लेकर अभी तक की पूरे राजनीतिक यात्रा में वो राष्ट्रपति थोड़ी देर के लिए, जहां बिल ऑफ राइट्स पारित हुआ था, ठीक है, बड़ी संघर्ष था, खैर उस पर बात नहीं करूंगा। और यूरोप में भी 1-2 दिन पहले कोई एक महिला प्रधानमंत्री बनी थी, उसे इस्तीफा देना पड़ा था। और वहां के राजनीतिक यात्रा में आप 16वीं शताब्दी से यात्रा देखते देखते पहुंचेंगे 19वीं शताब्दी के मध्य में, मतलब 1980 के दशक में यूरोप में महिलाएं राजनीति में प्रभावित होती हैं। क्यों प्रभावित होती हैं? क्यों? क्योंकि वहां के चिंतन में, जो वहां का थॉट प्रोसेस है, वो महिला को अधिकार देना चाहते हैं। ठीक है, अभी आगे जब डिस्कशन करेंगे, वो महिला को अधिकार देना चाहते हैं, वो सारे अधिकार जिनसे उनको फायदा, जैसे विवाह का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, इंडस्ट्री में काम करने का अधिकार, फायदा किसका? महिला। ऐसा नहीं कि भारत में महिला और पुरुष को लेकर समस्या नहीं है, महिलाओं के सामने समस्या उत्पन्न नहीं हुई, उत्पन्न हुई, महिला यहां भी पीड़ित रही, क्योंकि जो मनुष्य का मूल प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्तियों को हमारा संस्कृति जो है, या भारतीय वैल्यू सिस्टम जो है, वो 3 भागों में बांटता है, सदोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सदोगुण का मतलब है कि आपका सात्विक विचार है, सात्विक मन है। रजोगुण का मतलब है कि आपका राजसी विचार है, पावर के इर्द गिर्द घूमता है। और तमोगुण का मतलब है कि आपका तामसी विचार है। ठीक है, पहचान यहां भी था व्यक्तियों का कि 3 तरह का हुआ। ठीक है, अब भारत का अगर आप देखेंगे तो यहां भी स्त्री उत्पीड़न का वहां से कम रहा हो, मात्रा कम हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हुआ नहीं, होता था। ठीक है, लेकिन यहां जो स्त्रियां थी, उन स्त्रियों के पास कुछ पावर थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसा पावर था। आप सबों ने सुना होगा कि राधा और कृष्ण के बीच में प्रेम संबंध था। ठीक है, और किशोर में प्रेम था, क्योंकि कृष्ण किशोर थे, तभी वापस चले गए। ठीक है, अब वो वर्ल्ड, पूरे
भारत में आज भी रिकॉग्नाइज है, उसकी पवित्रता को लेकर कोई सवाल नहीं है। अभी अब इसका मतलब ये नहीं कि आप करने लगेगा तो कोई सवाल नहीं उठाए। कल्चरल हम भी नीचे आए, सोच में नीचे आए, ठीक है। दूसरा उदाहरण देता हूं, कैसे निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं महिलाएं। केकई का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। केकई राजा दशरथ के साथ युद्ध में जाती है, विवाह में शर्त रखती हैं कि हमारा पुत्र राजा बनेगा। क्या नरेश जो थे उन्होंने विवाह में शर्त रखा था दशरथ से, कौशल्या को तो कोई पुत्र था ही नहीं, तभी तो केकई से शादी हुई थी। समझा पा रहा हूं? तो ये कहा गया कि भाई इन्हीं का होगा, और बाई चांस वहां हो गया तो वो नहीं बनेगा। ठीक, खैर वो बात आएगी, होगी, शादी होगी। शादी होने के पहले का जो कंडीशन होता है, शादी होने के बाद वो कंडीशन सब खत्म हो जाता है। ठीक, बात चली। लेकिन जब वो दशरथ ने कहा कि हम आपको वचन देते हैं, और जब केकई को लगा कि हमें अपने मांगना चाहिए, प्रॉमिस तो मांगा कि हमारा लड़का राजा हो। ये बात, इस बात का द्योतक है ना कि उस समय निर्णय प्रक्रिया में उसका योगदान था। ठीक है, वो इतनी सामर्थ्यशाली थी कि देवता और दानवों के युद्ध में रथ का संचालन कर रही थी। आज महिलाएं इसलिए संघर्ष कर रही कि हम पायलट बन जाए, हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए। अब कोई ये सवाल उठा सकता है कि ये राजा की लड़की थी, बाकी महिलाओं को नहीं था। अभी बाकी महिलाओं को भी नहीं, ठीक है। इसी तरह द्रौपदी थी, उसको अपने विवाह का अधिकार था ना। तो आप पूरा सत्यवती थी, सत्यवती दुष्यंत से मिलती, दुष्यंत से शर्त रखती कि हमारा लड़का राजा होगा। जो देवव्रत थे, भीष्म पितामह को प्रतिज्ञा लेना पड़ता है कि हम शादी नहीं करेंगे। आपको पता है कि जब कोई लोग पितृपक्ष में जल देता है अपने पूर्वजों को, तो एक अंजलि जल भीष्म पितामह को भी देता है। ठीक है, ये हमारे बीच में ये वैल्यू सिस्टम हमको बताता है। क्यों देते हैं? क्योंकि वो अपने पिता के प्रति इतने समर्पित थे कि अपना जीवन दांव पे लगा दिया। अब दूसरा, भारत में महिलाओं को लेकर सोच क्या था कि एक तुलसीदास थी। बीच की चीजें अगर हटा भी देते हैं तो तुलसीदास रावण जैसे बलशाली से एक स्त्री की रक्षा के लिए गिद्ध को लड़ा देते हैं। आप इसे कल्पना भी मान सकते हैं। वर्ल्ड वाइड किसी दूसरे पोएट ने ऐसा कल्पना किया गया? वर्ल्ड वाइड किसी दूसरे पोएट ने किसी स्त्री की रक्षा के लिए गिद्ध से लड़ाया था? कल्पना कर पाया? नहीं कर पाया। जटायु ने राम से क्या कहा कि मैं अपने पुत्र वधु का रक्षा नहीं कर पाया। महिलाओं के प्रति अप्रोच क्या था? कहानी महत्वपूर्ण नहीं है, बात महत्वपूर्ण नहीं है, उस महिला के प्रोटेक्शन के प्रति आपका वैल्यू सिस्टम क्या था, ये महत्वपूर्ण है। समझा पा रहा हूं? राम आगे जाते हैं, बाली को मार देते हैं। बाली कहता है कि राजा मैं था, आपके प्रति मैंने कोई अपराध नहीं किया, आप मेरे पास आते, मैं चलता, रावण को पकड़ता, आप सुग्रीव से मिल गए, हमसे कौन सी गलती हो गई? राम क्या कहते हैं? अनुज बहु भगनी सुत नारी। जो अनुज की पत्नी भगनी और सुत की नारी के साथ गलत व्यवहार करता है, उसको मारने में कोई दोष नहीं होता। ठीक है, फिर बाली को ज्ञान प्राप्त होता है, फिर कहता है कि हाँ ठीक है प्रभु। तो मैं जो बात आपसे करना चाह रहा था कि यूरोपियन अप्रोच में, मानवाधिकार का जो यूरोपियन अप्रोच है, वो एक पॉलिटिकल टूल की तरह है, वो एक राजनीतिक अस्त्र है। चाहे महिला मानवाधिकार हो, चाहे शिशु का अधिकार हो, चाइल्ड ह्यूमन राइट का बात हो, ठीक है, चाहे एनवायरमेंट, उसका उपयोग वो अपने लाभ के लिए करते हैं। जैसे अगर आपको थोड़ी सी बात बढ़ाता हूं कि अगर आप भारत में एनजीओ को देखेंगे, बहुत सारे एनजीओ एक दौर में चाइल्ड लेबर के प्रति बहुत सशक्त हुए।
ऐसा नहीं कि बच्चों का शोषण नहीं होगा। जब हुए तब आपका कालीन और टेक्सटाइल का निर्यात यूरोप और अमेरिका में चरम पे था, आप नंबर 1 पे थे। वो एनजीओ सक्रिय हुए, आपका माल बिकना कम हुआ, चाइना से माल जाना, ईरान से माल जाना बढ़ा, और वहां एनजीओ प्रतिबंधित है, वहां चाइल्ड लेबर पे सवाल कोई उठा नहीं सकता। समझा पा रहा हूं, अपनी बात बता पा रहा हूं कि कैसे पॉलिटिकल टूल को यूज करते हैं। एक दूसरा उदाहरण देता हूं कि तमिलनाडु में एक परमाणु ऊर्जा केंद्र बन रहा था, वहां एक बहुत बड़ा एनजीओ था, बहुत विरोध प्रदर्शन कर रहा था। मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, एनजीओ पैसे देते। क्यों? कि अगर आप भी अगर न्यूक्लियर पावर आपके पास भी आ गया तो आप उनसे कंपटीशन कर पाओगे। तो ये जो पूरे ह्यूमन राइट की जर्नी है वो ऐसा ही है, यूनाइटेड नेशन की जर्नी, कि एक अच्छे से कवर में है, लेकिन उसके पीछे उतना ही पॉलिटिकल मोटिव, उतना ही इंटेंशन। समझा पा? अब महिलाओं को लेकर अगर यूरोप के यात्रा को आप देखेंगे, वो है पहला जो कथन है हैरिस मॉन्ट्रियो का, यदि सभ्यता को सही परख करनी हो तो समाज के उस आधे हिस्से की हालत पर विचार करना चाहिए जिस पर दूसरा हिस्सा अदम्य शक्ति का प्रयोग करता है। मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है? वो कह रहे हैं कि अगर आपको सभ्यता को परखना हो, किसी भी सोसाइटी की सभ्यता को जानना हो, तो आपको उसके आधे हिस्से को जानना पड़ेगा जिसपे एक आधा हिस्सा अपनी शक्ति का उपयोग करे। शक्ति का उपयोग संतुलित है, ठीक है, तब वो सभ्यता है। शक्ति का उपयोग संतुलित नहीं तो वो सब नहीं। समझा पा रहा हूं? फिर जेस मिल साहब है, यूरोपियन थॉट प्रणाली में मैं जेस मिल को बहुत रिगार्ड करता हूं, और पूरी यूरोप की यात्रा समानता और स्वतंत्रता की जेस मिल से शुरू होती है लगभग। ये कहते हैं असभ्य लोग साधारणतः स्त्रियों को अपमानित किया जाता है, असभ्य लोगों में साधारणतः स्त्रियों को अपमानित किया जाता है और सभ्य लोगों में उनका सम्मान किया जाता है, ठीक है? आज भी आप इसको देख सकते हैं, आपके हमारे लोक व्यवहार में यह है कि जो व्यक्ति महिलाओं के प्रति जिस घर में गाली गलौज होता है, हम उसको सही मानते हैं? नहीं मानते। क्यों? तो जेस मिल साहब यूरोप के संदर्भ में कहते हैं, लेकिन वो आज के संदर्भ में भी, आज का जो कंटेस्ट है उस कंटेस्ट में भी ये बात बिल्कुल सही है। फिर एक मेरी बिलियर्ड्स हुए, इन्होंने जो फेमिनिज्म ने कहानी गढ़ी कि पूरा जो मानवीय समाज का इतिहास है वो स्त्रियों के दमन का इतिहास है, पुरुषों ने बिल्कुल शोषण ही किया, तो कहते हैं ये बहुत मनगढ़ंत कहानी है, इसमें मेरा विश्वास है। फिर फेमिनिज्म का विकास हुआ, ठीक है? फेमिनिज्म आपके सिलेबस में एक अलग टॉपिक भी है, उसमें बात करेंगे। तो फेमिनिज्म ने कहा कि उत्पीड़न जो है, स्त्रियों का उत्पीड़न सर्वव्यापक है, वर्ल्ड वाइड, ठीक है? और हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को कोई ऐसा पक्ष नहीं रहा है जहां हमारा उत्पीड़न न हो। हम पुरुषों को हमारे उत्पीड़न के मुख्य स्रोत के रूप में पहचानते हैं कि जो पुरुष है वो हमारा उत्पीड़न के मुख्य स्रोत है, वही हमारा उत्पीड़न करते हैं। पुरुष का आधिपत्य प्रभुत्व सबसे पुराना है और बुनियादी। पुरुष का स्त्री पे आधिपत्य सबसे पुराना है और बुनियादी है। पुरुष के आधिपत्य से सब पुरुषों को आर्थिक, यौन, मनोवैज्ञानिक लाभ होता है, ठीक? और सब पुरुषों ने स्त्रियों का उत्पीड़न किया है।
दूसरी बात जो फेमिनिज्म कहते हैं कि पितृसत्तात्मक प्रभुत्व केवल स्त्रियों को के सार्वजनिक जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि पारिवारिक, यौन संबंध और नितांत व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करता है। और जो महत्वपूर्ण बात वो कहना चाहती है फेमिनिज्म कि जो वर्तमान से अतीत है वो स्त्री को स्त्री होने के कारण उत्पीड़न सहना पड़ा। ठीक है कि महिला को महिला होने के कारण उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। तो इन आंदोलनों के बीच जो है मानवाधिकार का यूरोप में शुरुआत होता है। महिलाओं को उत्पीड़न, अब जैसे कि स्त्री को स्त्री होने के नाते उत्पीड़ित किया जाता है, ये बात सही है, लेकिन अगर वर्किंग कपल से आप मिलोगे तो जिनकी पत्नियां नौकरी करते हैं उनके पति भी उत्पीड़न के शिकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, ठीक है होते हैं, और करने वाले बहुत निर्णय होते हैं। उनके मित्र कहेंगे भाई तुम्हारे पास तो डबल इनकम है, तुम डबल इनकम ग्रुप के हो, बहुत तरह का आपको सामना करना पड़ेगा। तो मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक स्त्री और पुरुष को जो अलग अलग वर्ग में देखने का नजरिया है, उस नजरिए से आप प्रॉब्लम को, जो समस्या है महिला के अधिकारों को लेके, महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको लेके आप उसका निराकरण नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसका निराकरण नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके मन में महिला के प्रति अगर दुर्भावना है तो उसके पति का भी करेगा, उसके पिता का भी करेगा, उसके भाई का भी करेगा। समझा पा रहा हूं, बात पहुंचा पा रहा हूं? तो समस्या क्या है कि एक वर्ल्ड वाइड ऐसा नजरिया है जो महिलाओं को लेके पूर्वाग्रही, प्रभुत्ववादी है कि मेरा प्रभुत्व है महिला का। ठीक है, और ऐसा इसलिए है कि हमने ये माना, हमने ऐसा समाज बनाया, ऐसे संस्कार दिए जिसमें महिला और पुरुष को अलग अलग माना, कि महिला अलग और पुरुष अलग। ठीक, अगर आप उपनिषदों में जाए तो मैं हिंदी पढ़ता हूं, तैत्तरीय उपनिषद का है। ठीक है, कि आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, और पृथ्वी से जड़ी बूटी पेड़ पौधे उत्पन्न हुए, इससे अन्न उत्पन्न हुआ, और अन्न से मनुष्य उत्पन्न हुआ। अन्न से वो ऊर्जा आया। ठीक है, इस सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा, मनुष्य उत्पन्न हुआ, स्त्री और पुरुष उत्पन्न नहीं हुए। समझा पा रहा हूं? मनुष्य में दोनों शामिल हैं, स्त्री और पुरुष दोनों। ठीक है, अगर आप बाकी रिलीजन में देखेंगे तो वहां जो फाइनल अथॉरिटी है वो पुरुष है, जो फाइनल अथॉरिटी है वो पुरुष है। जहां जो फाइनल अथॉरिटी है वो अकेला नहीं, वो है भी फाइनल कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मानते क्या है कि एनर्जी ये ऊर्जा, और कैसे उत्पन्न हुआ, 5 चीजों को मिलाकर उत्पन्न हुआ, उसी से स्त्री बना, उसी से पुरुष बना। फिर दूसरा बात कहते हैं कि प्राण उपनिषदों में सृष्टि के रहस्य का समाधान करते हैं कि जो प्राण है वो पदार्थ है, वो पदार्थ के रूपेण है। और आगे जब बढ़ता है उपनिषद तो कहता है कि अपनी स्त्री को छोड़ के अन्य स्त्री को माता के समान समझिए, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझिए, और जो ऐसा समझते हैं वो विद्वान। तो किसी भी समाज में ज्यादा विद्वान होते नहीं, चाहे भारत
भारतीय समाज हो चाहे वो यूरोपियन समाज हो। फिर इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको संस्कृत श्लोक ऐसे मिलेंगे जिसमें महिलाओं के अधिकारों के बारे में अद्भुत वर्णन है। जैसे उदाहरण देता हूं, आप लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा, चंद्रगुप्त पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसने अपने भाभी से शादी की थी, ठीक है। रामगुप्त की पत्नी जो थी, रामगुप्त का वध करता है, उससे शादी करते हैं। नारद और पराशर ये कहते हैं कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी का रक्षा नहीं कर पाता तो उसकी स्त्री कोई अधिकार है तो वो छोड़ दे अपने पति को। नारद और पराशर कौन थे? नारद और पराशर स्मृतिकार थे। कब हुए? ईस्वी सन के पहले, ठीक है। पत्नी के भरण पोषण के संबंध में बहुत सारे आपको दृष्टांत मिलेंगे। अब जब आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पे आएंगे तो एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण भारत का था, एक अलग वैल्यू सिस्टम का था, जहां स्त्री और पुरुष अलग नहीं थे, ठीक है। ये दोनों अलग अलग नहीं थे, ये दोनों एक थे। और इनके एक होने का क्या था कि इनके बारे में माना जाता था कि रथ के पहिए अगर ये साथ चलेंगे तो सही से डेवलपमेंट होगा, कुटुंब आगे बढ़ेगा, और अगर ये अलग अलग हो जाएंगे तो दोनों बेकार हो जाएंगे, दोनों अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी था कि एक दूसरे के साथ संतुलन बना के एक दूसरे के अधिकार का सम्मान करते हुए चलना। आप कहीं वर्ल्ड वाइड नहीं पाएंगे कि शक्ति पूजा का परंपरा हो, स्त्री पूजा का परंपरा हो, ऐसा वर्ल्ड वाइड आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। यहां मिलेगा। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आया तो आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 61 जो थे, इसमें सभी को अधिकार दिया। मैं पढ़ता हूं वन बाय वन। महिला और पुरुषों को समान अधिकार के बारे में जो आर्टिकल 2 है, उसने कहा लिंग भेद के बिना ये अधिकार महिला और पुरुष दोनों को प्राप्त होंगे, ठीक है। कि किसी तरह का लिंग भेद नहीं होगा, देवता दोनों के बीच में कोई भेद नहीं। इस पूरे डिक्लेरेशन की एक अद्भुत कहानी है कि जब डिक्लेरेशन बन के तैयार हुआ तो इसका नाम था राइट फॉर मैन, ठीक है। रूजवेल्ट थी, मिसेस रूजवेल्ट भी उसमें थी, भारतीय महिला थी, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, ठीक है। जब ये ड्राफ्ट आया, अरब के लोग खड़े हुए, अरब के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, शायद तेहरान सम्मेलन था, और उन्होंने कहा ये राइट फॉर मैन है, इसमें महिलाएं शामिल नहीं, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिलेगा और हम देंगे। और जो भारतीय रिप्रेजेंटेशन की महिला सदस्य थी, उन्होंने इस पर आपत्ति जताया था, तो इसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट किया। आप सोच सकते हैं कि जब ह्यूमन राइट का डिक्लेरेशन करने वाली कमेटी डिक्लेयर कर रही थी, तब भी वो राइट टू मैन के लिए थी, ठीक है। वो तो अमेरिकन राष्ट्रपति की पत्नी थी, अगर वो नहीं होती तो शायद उसमें होता ही नहीं। फिर आर्टिकल 2 में कहा गया कि ये पुरुष और महिला दोनों को रहेगा। फिर आर्टिकल 7 में कहा गया कि विधि के समक्ष समानता और विधियों के सामान्य संरक्षण का स्त्री पुरुष जो है दोनों उनको समानता का भी अधिकार मिलेगा और संरक्षण में विधियों का पर्याप्त रूप से मिलेगा। पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा आया कि वयस्क पुरुष और महिला को किसी भी भेदभाव के बिना विवाह करने का अधिकार प्राप्त होगा। किसी भी तरह का उनके बीच भेदभाव नहीं होगा। वयस्क महिला और पुरुष हैं, अपनी सहमति से शादी कर सकते हैं, अपने कंसेंट से किसी से भी शादी कर सकते हैं। उसका हक आप जापान के राजकुमारी के विवाह में देख सकते हैं। राइट्स के जहां मैग्ना कार्टा आया, वहां के प्रिंस के जो बच्चे हैं
वो एक को बाहर जाकर रहना पड़ेगा, राजकुमार का पद छोड़ने वाला उनके पति पर। आप वहां वो देख सकते हैं कि सहमति से शादी करने का हासिल क्या है। ठीक है, तो मैं जो बात, जो जर्नी शुरू हुई ह्यूमन राइट का, जो डिक्लेरेशन हुई, ये किस पे बाध्यकारी है? राज्यों, राज्य को ये करना। और सबसे बड़ा जो समस्या है कि राज्य कर नहीं सकता। राज्य भी क्या है? राज्य कानून बना सकता है ना। कानून का काम क्या है? सोशल चेंज और सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन। और सिर्फ कानून से किसी भी समाज में न सामाजिक नियंत्रण हो सकता है और न सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन के लिए आपको सभी साधनों का उपयोग करना पड़ेगा। समझा पा रहे हैं? फिर 16(2) में कहा गया कि जो विवाह है वो माता पिता पे निर्भर नहीं होगा, वो खुद डिसीजन ले सकते हैं, माता पिता का उसमें कोई रोल नहीं। फिर कहा गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में कि महिला और पुरुष जो सामान्य कार्य करेंगे उसके लिए सामान्य वेतन उनको मिलेगा, जो काम करेंगे उस सामान्य वेतन मिलेगा। और जो कार्य की दशाएं होंगी, कार्य की प्रकृति होंगी, वो न्याय अनुकूल बनाया जाएगा, वो न्यायोचित बनाया जाएगा ताकि दोनों लोग काम कर सकें। आज तक कोई भी वर्क प्लेस वर्ल्ड वाइड महिलाओं के लिए सुरक्षित बन नहीं सका। कोई भी वर्क प्लेस पूरे दुनिया में महिलाओं के लिए सुरक्षित बन नहीं पाया। डिक्लेरेशन 48 में हुआ। समझा पा रहा हूं? फिर विधवा महिलाओं को, जो विडो महिलाएं थी, उनको जीविका, उनके पास जीविका उपार्जन नहीं, जीविका उपार्जन समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिससे वो अपना आजीविका चला सके, उससे जीवन को चला सके, तो उनको राज्य के द्वारा संरक्षण प्रदान होगा, प्रोटेक्शन प्रदान होगा। फिर लेकिन इसके बारे में कोई काम किया नहीं गया। डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। और फिर कहा गया कि मातृत्व को देखभाल करने के लिए जो है वो सहायता की हकदार होंगी, उनको क्या होगा? उनको सहायता देनी चाहिए मातृत्व के समय। अब एक डिक्लेरेशन हो गया ह्यूमन राइट का, जो पुरुषों के ह्यूमन राइट के संदर्भ में जो हक उसका है, वही हक महिलाओं के ह्यूमन राइट के संदर्भ में। इसका काम सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना, और जब महिला दिवस आए तो ये अधिकार है इसको याद करने का। एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है और मैं उसको शेयर करता हूं कि ये जो मैं बात कर रहा हूं ये महिला की कर रहा हूं। महिला का मतलब कि वो किसी भी रिलेशनशिप से बाहर है, ना बेटी है, ना बहन है, ना मां है, ना पत्नी है। हर की एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे पूरे सृष्टि में हर चीज का एक फ्रीक्वेंसी है, एक मैच है, वैसे ही स्त्री पुरुष के अधिकारों के बीच में फ्रीक्वेंसी और मैच है, बैलेंस है। पिता का पुत्री से पे जो अधिकार है, पिता का जो पुत्री पे अधिकार है, जो संरक्षण और लायबिलिटी है, पति का पत्नी के साथ है। ठीक है, समझा पा रहा हूं? मां का बेटी के साथ है, बेटे के साथ है। तो ये अधिकार आप डिक्लेयर कर दीजिए, लेकिन जब तक वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, जब तक दोनों के बीच में संतुलन नहीं होगा, तब तक अधिकारों का सिर्फ घोषणा होगा। और महिला अधिकारों के संबंध में या पूरे ह्यूमन राइट के जनरेशन में यही हुआ। पूरा जो ह्यूमन राइट का जनरेशन है वो वही हुआ। एक बात आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए कोई बीमार आदमी हो और डॉक्टर के पास पहुंचे,
वो बीमारी का लक्षण नोट करे कि ये लक्षण है, इस बीमारी का नाम दे और उसका मेडिसिन खोज दे। फिर दूसरा पहुंचा, दूसरा बीमारी खोजा, उसका मेडिसिन खोज दिया। तो ह्यूमन राइट के जनरेशन में ही भी यही हुआ। पहले यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हो गया, फिर सिविल पॉलिटिकल राइट का हो गया, फोर्थ जनरेशन तक राइट आ गया। एक जनरेशन वाले का समस्या है, दूसरा जनरेशन का दूसरे का आया, तीसरा हो गया, पॉलिटिकल राइट आया, तो इकोनॉमिकल राइट आया। दोनों राइट को साथ साथ पढ़ लीजिए तो बहुत सारे कंट्राडिक्शन। समझा पा रहा? उन्होंने मानवीय आधार क्या हो समाज के निर्माण का, एक दूसरे के अधिकार के सम्मान का, उसके बारे में वो थॉट प्रोसेस आ नहीं पाया। क्यों नहीं आ पाया? जो दुनिया का मॉडल था, जो दुनिया के दो देशों का दो ध्रुवीय विश्व थे, आपने सुना होगा कि टू पोलर वर्ल्ड था, उसमें एक पोल सोवियत संघ का था और एक पोल अमेरिका का था। एक व्यक्तिवादी शासन प्रणाली पर विश्वास करते थे, लेसे फेरे पर विश्वास करते थे, एक साम्यवादी प्रणाली पर विश्वास करते थे। जो लेसे फेरे में विश्वास रखते थे वो राइट ओरिएंटेड थे, वो सब तरह का राइट देना चाहते थे। आपको राजनीतिक अधिकार हो, तभी वहां पे उद्योग, क्रांति, व्यापार विकसित हो। जो साम्यवादी मॉडल था वो आपको पॉलिटिकल राइट देना चाहता था, पॉलिटिकल और सिविल राइट की जगह पे वो आपको इकोनॉमिकल राइट देना चाहता था। आपको कल्चर, उस राइट को काउंटर करने के लिए उसने इकोनॉमिक और कल्चरल राइट का कंसेप्ट है। ठीक है कि हम आपको खाने पीने का सारा सुझाव देंगे, आप सब कुछ खाइए पीजिए, सोचिए। ठीक है, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलेगा जैसे भी चाइनीज मॉडल है। ठीक है, अब राइट का कंफ्लिक्ट ऐसे चलता रहा। फिर दूसरा डिक्लेरेशन हुआ, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। और इस कन्वेंशन में आर्टिकल 3, आर्टिकल 21, आर्टिकल 4A, आर्टिकल 30 से लेकर बहुत सारे आर्टिकल में महिला और पुरुष दोनों के बारे में समान अधिकार का बात किया गया। आर्टिकल 3 में कहा गया कि जितने भी अधिकार हैं स्त्री और पुरुष को सामान्य रूप से प्राप्त होंगे। वहां कुछ अधिकारों की बात थी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में, लेकिन सिविल और पॉलिटिकल जब राइट का डिक्लेरेशन हुआ 1966 में, तब यह कहा गया कि जो भी अधिकार हैं वो स्त्री और पुरुष को बिना भेदभाव के प्राप्त होंगे। ठीक है, फिर आर्टिकल 21 में कहा गया कि ये जो प्रसंविदा है, ये जो कन्वेंशन है, ये किसी मूल, वंश, वर्ग, लिंग, ये किसी भी आधार पर, किसी भी स्टेटस के आधार पर, किसी भी परिस्थिति के आधार पर महिला और पुरुष के बीच में विभेद नहीं करेगा। समझा पा रहा हूं? फिर 4A जो इस सिविल एंड पॉलिटिकल राइट का है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो ये कहता है कि ये जो प्रसंविदा है, ये जो कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन में जो अधिकार महिला और पुरुष को दिए जा रहे हैं वो आपातकाल में भी, इमरजेंसी में भी महिलाओं से भेदभाव नहीं किया जाएगा। कि अगर कोई इमरजेंसी भी आ गए तो महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे भी अफगानिस्तान में इमरजेंसी है, समझा पा रहा हूं, महिला अधिकारों का उत्पीड़न हो रहा है। सारे जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं इंक्लूडिंग इंडिया, सभी अपने अपनी गोटी वहां सेट कर रहे हैं। किसी को किसी महिला बच्चे के प्रति कुछ पड़ा नहीं। समझा पा रहा हूं? तो ये जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन जैसे आप किसी से मिले, बोलेगा कि हाँ कोई सदा चली आए, प्राण जाए पर बचन नहीं जाए, फिर उसके बाद उसको बिठा दीजिए किसी काउंटर में, पूरे दिन अपना बात छोड़ता रहेगा। तो ये वैसे ही डिक्लेरेशन है। फिर आर्टिकल 23(2) में
विवाह योग महिला और पुरुष के अधिकार का वर्णन। जो विवाह योग महिला और पुरुष है ये आपस में विवाह कर सकते हैं, इनको अधिकार है। ठीक। और इसी आर्टिकल की तीसरे क्लास में ये कहा गया कि इसमें लेकिन सहमति आवश्यक है, दोनों का कंसेंट आवश्यक है। ठीक है। अब आप सोचो, ये 1966 में हो रहा था। ठीक है। सत्यवती महाभारत के समय 5000 साल पहले कंसेंट के बारे में से सौदेबाजी कर गई। बात पहुंचा पा रहा हूं आपसे, मैं अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं। इस 5000 साल के मानवीय जर्नी में ये कन्वेंशन वहां पहुंचा। अब आप कहेंगे जब भारत में तो माता पिता शादी कर देते हैं, किसी का कोई कंसेंट लेता है? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। माता पिता के पास कंसेंट कोई जरूरी नहीं हो कि आपसे पूछ ही के लिया जाए कि आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। कंसेंट दो तरह का होता है ना, एक एक्सप्रेस, एक इम्प्लाइड। आपको कहा कि आपकी शादी है, आप जाके शॉपिंग करिए, आप गए, बहुत सारा सूट का कपड़ा खरीद ला, टेलर के पास सिलवा लिए अपने मनपसंद, उसके बाद आप कह सकते हैं कि मेरा कंसेंट नहीं। हम बता पा रहा हूं। आप सबों ने रामायण देखा है? रामायण सागर में सीता जी जाती है बागवानी में, वाटिका में जाती, रामचंद्र जी को देखती है। अगर वो मंत्र वो श्लोक में पढ़ नहीं पाता, क्योंकि मेरा वो कमजोर है थोड़ा सा संस्कृत। ठीक है। तो राम के पूर्वज निमि थे। ऐसा कहा जाता है निमि पुतलियों पे होते हैं, वो हट गए। राम और सीता जब मिले तो निमि हट गए, दोनों एक दूसरे को देखते रहे। सीता जी गई कहां? दुर्गा जी के पास, प्रार्थना किया। धनुष टूटता रहा तब भी प्रार्थना करते रहे कि ये ना तोड़ पाए। समझा पा रहा हूं? अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं? आप उसको रिलीजियस या उसमें मत देखिए, आप कंसेंट के सेंस में देखिए। उससे थोड़ा सा पहले आता जाओ, आप देखोगे कि जब दोनों भाई उस नगर में गए थे, नगर भ्रमण में, तो सारे स्त्री पुरुष जो थे ये कह रहे थे कि राजा दशरथ का वो राजा जनक पागल हो गए हैं, इनको अपना क्या करना चाहिए, इनका अपना वचन तोड़ देना चाहिए। ठीक है। समझा पा रहा हूं कि तब भी कंसेंट था 5000 साल पहले। आपको रिसर्च यही करना है कि जो दो मॉडल है दुनिया में, ठीक है, एक व्यक्तिवादी मॉडल है, ठीक है, जो बिजनेस इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत प्रमोट करता है। दूसरा मॉडल साम्यवादी मॉडल है। इन दोनों मॉडल के बीच में कोई ऐसा तीसरा मॉडल था क्या कि रोम, मिस्र, यूनान मिट गए, जहां से कुछ बात है, कुछ हस्ती है कि मिटती नहीं हमारी? वो कौन सा वैल्यू सिस्टम था? क्या ये पूरा प्रणाली, पूरा जो आप नया नया लिखते रहो, ये नया है या हमारे पास था? वो कैसे खत्म हुआ वो अलग विषय है, उस पर कभी बात करूंगा। फिर इसमें पॉलिटिकल, सिविल और पॉलिटिकल राइट में कहा गया कि महिलाओं को विधियों के सामने सामान्य संरक्षण प्रदान होगा। हर आप सभी लोग पढ़े होंगे एलएलबी से लेकर एलएलएम तक कि सामान्य संरक्षण का क्या मतलब होता है, इसको डिस्कस करने का कोई समझ रहे हैं? प्रोटेक्शन आप समझ। फिर अगला कन्वेंशन हुआ सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। इसके अनुच्छेद 2.2 में कहा गया कि इस प्रसंविदा में, इस कन्वेंशन में जो भी अधिकार है इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल राइट में, वो महिलाओं और पुरुषों के बीच में सामान्य रूप से लागू होगा। उनके बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 3 में कहा गया
पुरुष जो है सभी अधिकार सामान्य रूप से प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद एक कन्वेंशन हुआ, वो हुआ नेशनलिटी ऑफ मैरिड वीमेन। 1957 में पारित किया गया इसे, 58 से प्रवर्तन में आया। कि अगर महिला शादी करती है तो उसको अपना राष्ट्रीयता बदलने का अधिकार होगा। वो अपनी राष्ट्रीयता जिस राष्ट्र के पुरुष के साथ शादी कर रही है उसके साथ लेने का उसको अधिकार होगा। कैसे अधिकार होगा? जिस तरह का अधिकार पुरुष को है। ठीक है, जैसे पुरुष छोड़ के ले सकता है वैसे स्त्री भी ले सकती है। वहां बहुत बार ऐसा समस्या यूरोप में आता था कि पति की जो राष्ट्रीयता थी वो पत्नी की राष्ट्रीयता नहीं मानी जाती थी। ठीक है, अगर उसने कर लिया। इस कन्वेंशन में यह भी कहा गया कि अगर पति राष्ट्रीयता बदलने का पूरा फॉर्मेलिटी पूरा कर देता है तो पत्नी की राष्ट्रीयता बदल जाएगी। ठीक है, और उस पत्नी को राज्य विहीन नहीं माना जाएगा। अगर उसने फॉर्मेलिटी पूरा नहीं किया तो वो राज्य विहीन नहीं मानी जाएगी, स्टेटलेस नहीं मानी जाएगी, या उसको परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक, फिर एक कन्वेंशन हुआ, पॉलिटिकल राइट फॉर वीमेन, कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिया जाए, पॉलिटिकल राइट दिया जाए। और ये 52 में शुरू हुआ, 20 दिसंबर 52 से, और 7 जुलाई 54 में परिवर्तन में आया कि महिला और पुरुषों को सामान्य अधिकार दिया जाए। कौन सा? राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार क्या होता है? कि आपसे मैं पूछूं कि आप पॉलिटिकल राइट्स होते क्या? बताएं क्या होता है? Right to take part in the governance of the society and क्योंकि आप जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उस पे भागीदारी कर सके, उसके निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी कर सके। ठीक है, अब आप सवाल उठा सकते हैं कि राजनीति हर जगह है, जहां भी स्ट्रक्चर ऑफ पावर है, शक्ति संरचना है, वहां पे राजनीति है। समझा पा रहा हूं? जहां भी स्ट्रक्चर ऑफ पावर है, घर में भी है तो भी वहां राजनीति, महाविद्यालय में है तो वहां भी है, विश्वविद्यालय में, कहीं जहां भी स्ट्रक्चर ऑफ पावर होगा वहां राजनीति होगा। और वहां उस स्ट्रक्चर ऑफ पावर में, पावर के शेयरिंग में, उस पावर के शेयरिंग में महिलाओं का भागीदारी हो। समझा पा रहा हूं? इसके लिए कन्वेंशन। अब आप भारत में कि भारत में कैसे पावर शेयरिंग था स्त्री और पुरुष के बीच में। राजा रानी का तो बताया आपने, गृहलक्ष्मी का कंसेप्ट सुना होगा, स्त्री धन का कंसेप्ट सुना होगा। उस आदमी को बहुत खराब माना जाता जो अपनी पत्नी का पैसा खर्च करता, उसका मैं एक्सेप्शन हूं। ठीक है, क्योंकि अब हर लोग वर्किंग है तो किसी का पैसा बटा रहता है। प्राचीन समय में कि पत्नी के पास कुछ प्रोटेक्टिव कैपिटल होता था। ठीक है, उसको पति हाथ नहीं लगाता था, वो स्त्री धन होता था, वो उसी के काम आता था। ऐसा नहीं वो दूसरे के काम आता, वो उसी के काम आता था, लेकिन वो एक गुप्त धन होता था। ठीक है, फिर जितना भी निर्णय का प्रक्रिया है परिवार का, वो उस प्रक्रिया में महिला भागीदारी होती है, महिलाओं की भागीदारी होती थी, अभी भी होती है। अगर आप सामान्य भारतीय परिवार देखेंगे तो हो सकता है पिताजी अपनी मर्जी का ही सब्जी खरीद के लाए, लेकिन अगर वो घर बनवाने लगे तो अपनी पत्नी से परामर्श लेने की क्या,
बहुत क्रूअल, बहुत अथॉरिटी वाला आदमी नहीं होता है, तो परामर्श करके होता है। समझा पा रहा हूं अपनी बात? आप नॉर्मल जो भारतीय परिवेश है उसमें देखेंगे कि ये ऐसा है कि छोटा मोटा डिसीजन दोनों लेते रहते हैं कि क्या उनको लाना है, क्या उनको बनाना है, वो डिसीजन चलता रहता है, दोनों में लड़ाई भी चलती रहती है। कोई भारतीय परिवार आपको ऐसे हस्बैंड वाइफ नहीं मिलेंगे कि 24 घंटा जो आप पढ़े हो कि बिल्कुल एक दूसरे की आज्ञा मानते हो, ऐसा हो, ऐसा एक दिन 24 घंटा में 1 घंटा भी ऐसा होता है। ठीक है, समझा पा रहा हूं? लेकिन वो चलता रहता है। लेकिन अगर कोई बड़ा प्रक्रिया है तो दोनों फिर उसमें भागीदारी करते हैं, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण एक कन्वेंशन हुआ, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार का जो भेदभाव था उसको समाप्त करने का, ऑल टाइप डिस्क्रिमिनेशन जो था उसको एलिमिनेट करने का कन्वेंशन हुआ 69। ठीक है, और इस कन्वेंशन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इस कन्वेंशन में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव क्या है उसको परिभाषित किया गया। ठीक, क्या परिभाषा दिया गया? लिंग के आधार पर किया गया ऐसा कोई भेद, अपवर्जन या प्रतिबंध जिसका प्रभाव अथवा उद्देश्य महिलाओं द्वारा उसके वैवाहिक स्थिति पर बिना विचार किए हुए राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सिविल अथवा किसी अन्य क्षेत्र में पुरुष एवं स्त्रियों के समानता के आधार पर महिलाओं द्वारा सामान्य स्तर पर उपयोग अथवा प्रयोग से वंचित करना। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करें पूरे परिभाषा को, तो है कि लिंग के आधार पर कोई अपवर्जन, एक्सक्लूड करने को, बाहर, या कोई प्रतिबंध, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा, किस मामले में? और ये अपवर्जन या प्रतिबंध, एक्सक्लूजन या रिस्ट्रिक्शन विवाह के परिस्थिति पर विचार के बिना होना चाहिए कि विवाहित है या अविवाहित है। किस चीज पे लगा रहे हैं आप प्रतिबंध? राजनीतिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, सिविल या किसी अन्य क्षेत्र पे महिला और पुरुष के बीच में आप अंतर नहीं कर सकते। अगर अंतर करते हैं तो विभेद के दायरे में, डिस्क्रिमिनेशन के दायरे में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो अभी समय है, ये जो कन्वेंशन है, ये 3 भागों में है। ठीक है, इसमें कुल 30 अनुच्छेद है और ये 3 भागों में बटा हुआ है। और ये 3 भागों में बटे होने के बाद इसका जो पहला पार्ट है वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा मिले, जो सिलेबस हो वो स्त्री पुरुष का सामान्य सिलेबस हो। ठीक है, मैं जिस पीढ़ी में पढ़ रहा था वहां ऐसा नहीं था। वहां क्या था कि जब 9th 8th के बाद लड़कियां आती थी, 8th तक तो बराबर था, 8th तक बराबर था, 8th के बाद उनको मैथ और साइंस की जगह गृह विज्ञान और कला लेने का छूट होता था। और ज्यादातर लड़कियां जीआईसी में जाने की जगह जीजीआईसी में जाना पसंद करती थी। समझा पा रहा हूं कि स्त्री और पुरुष का शिक्षा का केंद्र बिल्कुल अलग अलग हो गया। लड़कियों का फिर इंटर तक, बीए तक, जहां तक जिस शहर में जैसी सुविधा थी वो स्कूल अलग होते थे, लड़कों के अलग होते थे। पूरा लाइफ को रहना साथ साथ और पढ़ना अलग। समझा पा रहा हूं? तो स्वाभाविक ही दिखता है। ये बात मुझे तब समझ आई, मुझे अपनी बेटी का नाम लिखाना था और मैं अपने एक रिलेटिव के साथ जा रहा था, तो बातचीत हो रहा था कि कहाँ नाम लिखाया जाए। तो मरियमपुर का मैं बहुत नाम सुना था, मैं इस शहर का हूं नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं सोच रहा हूं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर लड़की को बहन जी बनाना तो मरियमपुर में भेज दो, नहीं कोएड में भेजो। फिर मैं जिस मकान में रहता था वहां जो लड़की थी
उसने हमसे कहा कि नहीं भैया ये ना करिए, आपको डीपीएस में दिखाइए या किसी कॉन्वेंट में जहां पे इनकी कोएड हो। ठीक है, कन्वेंशन यही बात करता है कि अगर आपका लाइफ कोएड है तो शिक्षा कोएड होना चाहिए। दोनों को सभी प्रकार का विषय सामान्य रूप से पढ़ना चाहिए। जिसको लॉ पढ़ना हो उसके लिए भी वही फील्ड ऑफ सिलेबस हो, जिसको टेक्नोलॉजी पढ़ना हो उसके लिए भी हो, जिसे फिलॉसफी पढ़ना हो उसके लिए भी। किसी विषय पे किसी का प्रिविलेज ना हो कि ये सिर्फ पुरुष ही पढ़ेंगे। जब सब लोग सामान्य रूप से पढ़ेंगे तो क्या होगा कि मस्तिष्क में कोई भेद नहीं, मस्तिष्क में कोई भेद नहीं, आपके सोचने समझने की क्षमता में कोई भेद नहीं। तब हम ऐसा वर्क प्लेस जब साथ शिक्षा लेंगे तब साथ वाला वर्क प्लेस बना पाएंगे। जब साथ पढ़ेंगे तो कुंठा नहीं होगा, ठीक है, या कम हो तो जो वर्क प्लेस बनेगा वहां पे भी कुंठा कम होगा। फिर दूसरा जो आर्टिकल 11 है, दूसरा जो भाग है वो रोजगार के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है कि महिला और पुरुषों के बीच बिना किसी विभेद के, बिना किसी भेदभाव के रोजगार के जितने भी अवसर हैं, जितने भी अधिकार वो उनको दिया जाए और महिला को रोजगार के संबंध में उनके महिला होने की वजह से कुछ प्राकृतिक नैसर्गिक जिम्मेदारी उनके पास, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए, उसको भी संरक्षण प्रदान किया जाए। फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में आर्टिकल 12 में बात हुई, 13 में उनके जीवन के आर्थिक सामाजिक अधिकारों के बारे में बात हुई और 14 में ग्रामीण महिलाओं के बारे में बात हुई। इस कन्वेंशन में कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो विलेज की महिलाएं हैं, उनकी कुछ अलग समस्या है, तो उनके साथ उनके लिए भी कन्वेंशन में विस्तार रूप से व्यवस्था किया गया कि सभी योजनाओं में जो भी स्टेट योजना बनाए उन योजनाओं में उनकी भागीदारी हो। ठीक है, उनके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य की सुविधा हो और वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो। इसके लिए क्या हो, जागरूकता फैलाया जाए। ठीक है, और सामाजिक सुरक्षा का जो काम है उस काम को उस काम में उनकी भागीदारी, इस तरह करके बहुत सारे चीज हैं कि उनको कृषि ऋण मिले, आजीविका के दशा का उपयोग कर सके। फिर विधि के समक्ष समानता हो और सामाजिक संरक्षण हो। फिर उनका जो आर्टिकल 16 है वो फिर विवाह का अधिकार का बात करता है कि उनको विवाह करने का अधिकार हो अपने सहमति से और उसको विघटित करने का भी अधिकार। ठीक, पूरा देखेंगे तो बहुत लंबा है। इस पूरे कन्वेंशन में जो सबसे बड़ी बात है जो अभी तक हुई थी कि इस कन्वेंशन में इसके क्रियान्वयन की, इसके इंप्लीमेंटेशन का प्रोसीजर कि ये इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। तो ये 79 में बना कन्वेंशन, 81 में ये लागू हुआ और उसमें 23 ऐसे सदस्य बने। ठीक है, जो इसके इंप्लीमेंटेशन को देखेंगे कि ये जो कन्वेंशन हुआ ये इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। और 81 तक सिर्फ 35 देशों ने इस कन्वेंशन को स्वीकार किया था। 35 देशों ने कन्वेंशन को स्वीकार किया था। अब सभी जानते होंगे कन्वेंशन को कौन मानता है? ये जितना ह्यूमन राइट के कन्वेंशन बने ये राज्यों के ऊपर लागू है। किन राज्यों पे? जो राज्य इसके पक्षकार हैं। ये व्यक्तियों पे लागू नहीं। राज्यों की जिम्मेदारी है कि
महिलाओं का जो मानवाधिकार के जितने भी कन्वेंशन है उसके संदर्भ में कानून बनाए, उसके लाइन में कानून बनाए। ठीक है। अब जो कन्वेंशन में अभी आपको बता रहा था कि सभी तरह के भेदभाव को एलिमिनेट करेंगे, हटा देंगे, उस कन्वेंशन से भारत में एक फैसला हुआ। यहां होता क्या था कि महिला और पुरुष दोनों अगर नौकरी कर रहे हैं पति पत्नी, तो एक को एचआरए मिलता था हाउस अलाउंस और एक को नहीं मिलता अगर वो दोनों सेम साथ में। ठीक है। कोर्ट ने कहा कि ये जो है उस कन्वेंशन का उल्लंघन है। आप ये लिंग के आधार पर जो रोजगार का लाभ है उससे महिला को वंचित कर रहे हैं, सरकार को उसको मानना। ठीक है। हमारी पत्नी को नहीं, हमारे सारे दोस्तों ने सवाल उठाए, किसी को कन्वेंशन पता नहीं। तो मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके पहले पक्षकार राज्य है, उनको कानून बनाना है, उनको अपने न्याय के माध्यम से इंप्लीमेंट करना है, जैसा कि भारत में हुआ। इन सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन का जो भारत में प्रभाव हुआ मानवाधिकार के पूरे डिस्कोर्स का, भारत में बहुत सारे कानून महिलाओं के संरक्षण के लिए बने, बहुत सारे निर्णय महिला सेंट्रिक हुए। सब आपको बताने का जरूरत नहीं, सब आप पढ़े हुए हैं। विशाखा का लैंडमार्क डिसीजन है उसमें, फिर डोमेस्टिक वायलेंस बना, वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट के लिए बना, ठीक है, शिक्षा के लिए बना, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो भी मैं कह रहा था कि महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिया जाए, तो उनका नाम, जनधन खाता में उनका नाम है, इंप्लीमेंट। तो उस कन्वेंशन का प्रभाव क्या है वर्ल्ड वाइड? वर्ल्ड वाइड वो राज्यों पे प्रभाव डालता है। अगर राज्य उसको लागू करना चाहते वो लागू होता है। लेकिन जो महिला को मानवाधिकार देने की बात है, तो आपको एक ऐसा समाज बनाना पड़ेगा जहां महिला और पुरुष अलग अलग ना माने जाए, उनको देह के बंधन में बांध के मत देखिए कि वो स्त्री है वो पुरुष है। और जब तक आपको अर्धनारीश्वर वाले कल्पना में नहीं है, जो आपके संस्कृति का बेस, पुरुष और स्त्री अलग अलग नहीं, दोनों अकेले कुछ नहीं कर सकते, दोनों की अकेले कोई हैसियत नहीं। समझा पा रहा हूं? दोनों में से जब भी कोई अकेला होगा सिर्फ विनाश होगा। काली जी का उदाहरण मैं शुरू वहीं से किया था, खत्म भी वहीं कर रहा हूं कि गुस्सा आ गया उनको और सृष्टि के विनाश पे उतारू हो गए। ठीक है, रुकी का जब शंकर जी आ गए। समझा पा रहा हूं? अपनी बात बचा पा रहा हूं? ये समझ आया? थ्रू आउट द क्लास एक क्लासिफिकेशन है कि इंडियन हिस्ट्री हमारी माइथोलॉजी में द वुमेन वर गिवन अ बेटर पोजीशन, एक महिला को एक उच्च स्थान मिलता। बट आई कैन नॉट हेल्प बट बार बार जितनी बार आप जैसे अभी काली जी का स्वरूप खत्म हुआ जब शिव जी की, बट शिव तांडव कोई नहीं रोक सकता। वो एक अगर शिव तांडव करते हैं तो वहां पे फिर देयर इज नो पावर टू स्टॉप। देन अगेन जैसे हम अभी मेगन मार्कल या जापान का एग्जांपल ले रहे थे कि अभी भी अगर महिलाएं वहां पे या एक वैसे मैरिजेस हो रही थे तो उसका रिपरकशन देख पा रहे हैं। सिर्फ जब हम सती के बारे में देखते हैं तो उन्होंने भी अपने मन से शादी की और जिसकी वजह से उनको भी राजा दक्ष से सुनना पड़ा और उनको त्यागना पड़ा। हम महाभारत देखते हैं तो एक तरफ सत्यवती है जो अपना बात मानवा सकती है, पर वहीं पे अम्बा, अंबालिका, शिखंडी, द्रौपदी भी हैं, जिनके साथ अगर शिखंडनी और द्रौपदी को देखें तो उनके साथ तो शुरू से ही ये हुआ क्योंकि वो महिला है, इसलिए उनको धृष्टद्युम्न की जब तक उत्पत्ति नहीं होगी उनका भी बहिष्कार किया गया बाय द फादर। तो कहीं ना कहीं से ये स्ट्रगल इन द इंडियन माइथोलॉजी भी साथ साथ चलता रहा है जैसे यूरोपियन माइथोलॉजी में है, राइट? तो हाउ कैन मतलब एज अ स्कॉलर जब मैं सोचती हूँ तो यस आई एग्री विद द पॉइंट्स जो आप बता रहे हैं कि देयर इज, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट देन आल्सो मतलब कई बार वो आता है जैसे हमारे मिताक्षरा, दया,
सक्सेशन अब दिया है महिलाओं को, अब तक नहीं था। कन्यादान का कंसेप्ट है जहाँ एक देयर कैन बी डिस्कशन कि वो प्रॉपर्टी की तरह नहीं मानते हैं और इंटरप्रिटेशन किए जा सकते हैं, बट देन अगेन एक प्रॉपर्टेरियल कंसेप्ट है, देयर इज नो वरदान का कंसेप्ट, कन्यादान का एक कंसेप्ट है कि वो वैसे तो अगर मेथोडोलॉजी में देखें उनको लक्ष्मी का रूप मानते हैं इसलिए देते हैं। तो सर हमें क्वेश्चन हियर इज कि कैसे इसको जस्टिफाई करें कि क्या सच में हमारी प्रणाली उनसे उच्च है? मैं चाह रहा था कि ये सवाल आए मैं चाह रहा था कि ये सवाल आए। पिछली बार मैं सवाल जवाब करना था। मैंने आपसे कहा, एक उदाहरण दिया था आपको कि आपने एक आदर्श घर का कल्पना किया होगा, पढ़ा होगा कि माता ऐसे, पिता ऐसे, भाई ऐसे, भाभी से, ऐसा होता है क्या? ऐसा है कहीं? कोई ऐसा परिवार आपको टीवी सीरियल छोड़ के कहीं सामने मिला? नहीं मिलता। तो जो मैथोलॉजी है वो एक आइडियल सिचुएशन का कल्पना करता है, ठीक है? चाहे वो हिंदू मैथोलॉजी हो या यूरोपियन मैथोलॉजी हो। कोई भी कल्चर ये नहीं कहता, कोई भी रिलीजन ये नहीं कहता कि आप एक दूसरे का शोषण करिए, समझ रहे हैं? सिर्फ आपका जो यूरोप और भारत का जो समस्या है फिलॉसफी का, वो है उपयोग का। हमारे साथ क्या है कि हम ये मानते हैं कि ये जो पूरा सृष्टि संरचना है एक ऊर्जा है, इसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, सबके साथ हमको तारतम्य बनाना है, तभी चलेगा। वो इंडस्ट्रियल क्रांति के बाद मानते हैं कि सृष्टि जो है इस प्रकृति पे हम विजय प्राप्त करेंगे, जो सर्वाइवल होगा वो फिटेस्ट होगा। यूरोप के 1000 साल का मैथोलॉजी का आपको कोई पता नहीं क्या हुआ 1000 साल तक, वो पूरा हिस्ट्री में बैठा। समझा? अब आपका सवाल है कि सती थी, राजा दक्ष से विद्रोह की, शिव जी से शादी की और अपने ही पिता के हवन कुंड में कूद गई, ठीक है? आपको बीच की कहानी नहीं पता। बीच में राम वनवास हो गया था। राम वनवास के समय जब राम वन में जा रहे थे और सीता का अपहरण हो गया था, तब शंकर जी ने उनको प्रणाम किया, जो रोते हुए जा रहे थे खग मृग करते हुए। अब आप सोचिए कि जो विष्णु का अवतार है, जिसको सब पता है, वो अपनी पत्नी के लिए रो रहा। सामान्य बात नहीं है, किसी दुनिया के पोएट ने अगर ये कल्पना भी है तो अपनी पत्नी के लिए ऐसा कोई कल्पना नहीं है कि पत्नी चल जाए और चिड़िया और कबूतर और जो भी मिल जाए उससे पूछने लगे कि बताओ मेरी पत्नी कहाँ गई। कोई कल्पना नहीं, ठीक है? लेकिन जो सती थी उनको विश्वास नहीं हुआ कि यही विष्णु के अवतार है। उन्होंने सीता का रूप लिया और उनकी परीक्षा ली। जो ही सीता का रूप लिया, शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया कि अब आप हमारे माता के रूप में आ गई। अब इस पूरे इस देह से इस देह का कभी मिलन नहीं होगा। समझा पाया? तो उन्हें वो देह त्याग करना वो सारी चीजें निर्वचन की है। जो वैल्यू है मैं वो आपको बता रहा हूँ। वैल्यू क्या है कि पत्नी ने कभी माता का पोजीशन ले लिया तो आपका वैल्यू उसमें माता देखने का था। शंकर जी ने क्या किया, पार्वती जी ने क्या किया, महत्वपूर्ण नहीं है। वैल्यू क्या है, मैसेज क्या दिया आपको, मैसेजिंग महत्वपूर्ण है। पिता के यहां सती जली नहीं जली पता नहीं मालूम। सती जली क्यों? उनके पति का अपमान हुआ था उनके पिता के यहां। वैल्यू क्या था? पूरा स्त्री और पुरुष के संबंध का जो सबसे महत्वपूर्ण थॉट है वो म्यूजिक इंडस्ट्री लिखती है, वफा की राह में घायल वो प्यारा आज भी है। समझा पा रहे? स्त्री और पुरुष का पूरा संबंध एक विश्वास पर टिका होता है। समझा पा रहे? ठीक है?
तो उस विश्वास को चोट पहुंचा था सती के, इसलिए हो गई, वो उसे साबित कर रहे थे। ठीक। दूसरा सवाल था महाभारत का, द्रौपदी का, कि द्रौपदी के साथ हुआ और अंबा और मालिका के साथ हुआ। ठीक है, बहुत रेलिवेंट सवाल है, कल्चरल सवाल। ठीक है, द्रौपदी के साथ जो हुआ उसका परिणाम क्या हुआ? द्रौपदी के साथ जो हुआ, उनके पतियों को जाना पड़ा, आज तक कलंकित है। वो आज तक पत्नी को जुए में लगाए थे, इसलिए कलंकित है इतिहास में। उस घटना को किसी ने माफ नहीं किया। दुशासन ने जो किया और द्रौपदी जो करने जा रहे थे, श्राप देने जा रहे थे, तब गांधारी उस सभा में आती है। भीष्म पितामह से लेकर जितने थे सबको जो सुनाना था सुनाती है, क्षमा मांगती है। ठीक है, क्षमा मांगती है कि श्राप मत दो। कहती है कि अगर श्राप दे दी तो नदी जल देना बंद कर देंगे। समझा पा रहा हूं? अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं? फिर क्या हुआ? फिर वो हुआ तो जो परिणाम उसका है, जो वैल्यू सिस्टम है, जो आपको मैसेज हुआ कि वो गलत था, ये भी गलत था। उसका परिणाम क्या हुआ? वो जंगल चले गए, उसका परिणाम हुआ कि पूरा वो परिवार लड़ मर कर मर गया। ये मैसेज था कि जहां महिलाओं के सम्मान के साथ, चाहे उनका हो या दूसरा हो, जिसने भी वो गलत काम किया, उसका परिणाम जहां महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचा, वो पूरा सृष्टि समाप्त हो जाएगा। समझा पाए? अब आपका तीसरा सवाल था अंबे अंबालिका का, कि वो जाते हैं, भीष्म पितामह अपहरण करके ले आते हैं। एक स्वीकार कर लेती है, एक का कंसेंट आ जाता है। ठीक है, वो शादी कर लेती है, और एक कहती नहीं, मैं तो किसी से प्यार करती थी, हम आपसे शादी, मुझसे शादी नहीं कर सकते। उसे सम्मान वापस करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उसे ठुकरा देता है। उसका परिणाम क्या हुआ? भीष्म पितामह जैसे महान नायकान और भीष्म पितामह जैसा महान नायकान में समर्पण की, अपना हथियार रख दिया कि तुम मार लो। प्रायश्चित मैसेज क्या था? समझा पाए? तो आपका मैथोलॉजी मैसेजिंग पे आधारित है। हमारे एक दोस्त है न्यूक्लियर फिजिक्स में, इस समय फ्रांस में। ठीक है, जब बीचों में पढ़ता था तब एक बार बाई चांस में फोन मिलाया, तब हम लोग को करवा चौथ का उतना जानकारी नहीं था, क्योंकि हम लोगों की तरफ होता नहीं। तो बोले रुक जाओ, चांद निकल रहा है, अभी पूजा करके बात करेंगे। जो दोस्त है जिससे शादी हुई है, वो भी दूसरे देश से अपने लैपटॉप से जुड़ा हुआ था। तो बोला कि न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़े रहेगा, चांद और सूरज निकलते हैं, लेकिन एक विश्वास, जो स्त्री और पुरुष का संबंध है, ये अलग अलग ऊर्जा नहीं है। अगर इनको अलग कर दिया तो दोनों ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। जब ये मिलते हैं तभी वो सारा जितना सृष्टि का विकास है, वो उसी की वजह से। ये पढ़ाई, ये खेल, ये लैपटॉप, ये लेक्चर, अगर मैं अकेला होता, अनमैरिड होता, तो मुझे इसकी क्या जरूरत है? ये जितना बड़ा मार्केट आप देख रहे हैं, जितने भी संस्थाएं देख रहे हैं, इन दोनों ऊर्जाओं के साथ रहने से। समझा पा रहा हूं? तो जो मानवाधिकार का पूरा डिस्कोर्स है महिलाओं को, वो डिस्कोर्स को देह से बाहर निकालने का, ये ऐसा संस्कृति विकसित करने का, ऐसा मानवीय संस्कृति, मानवीय समाज बनाने का है, जहां स्त्री पुरुष को अलग अलग देह के रूप में माना ही ना जाए, जो अपना नारीश्वर का तत्व नहीं था। ये दोनों एक ही है, अलग अलग रूप में है, क्योंकि काम इतना है कि एक साथ कर नहीं सकते। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? नहीं।